नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका केवीएस एकेडमी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, 23 जून का दिन एमबीपीएससी प्रीलिम्स के अभ्यर्थियों के लिए खास दिन था और हम जैसे शिक्षकों के लिए भी खास दिन था, जिन्होंने अपने थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए आपकी तैयारी में आपको सहयोग देने के लिए। साथियों, 23 तारीख का जब पेपर हुआ तो उस पेपर को बिल्कुल परंपरागत पेपर्स की तरह ही माना गया। मतलब आयोग जिस तरह से पेपर लेते आया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर उस पेपर को आंका गया, उसी पैटर्न पर उसको देखा गया। और आयोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट की गई कि भाई कृपया करके आप नेगेटिव मार्किंग शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न बनता है वो सबसे बनता है, जो प्रश्न नहीं बनता वो ना तो पढ़ने वाले से बनता है ना एवरेज पढ़ने वाले से बनता, मतलब किसी से भी नहीं बनता। तो बनने वाला सबसे बनता है, नहीं बनने वाला किसी से भी नहीं बन रहा। तो यहां पर हर बच्चा सेम लेवल पर आ जाता है। फिर क्या होता है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर बच्चा तुक्के मारता है और उन तुक्कों में जिसके तुक्के सही हो जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं हम एमपीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी को तुक्के का विषय ना बना दें, तुक्के का सब्जेक्ट ना बना दें, इससे बचने की हमें जरूरत है। और साथियों, इसीलिए आयोग से निरंतर निवेदन किया जाता है कि आप कम से कम भले पैटर्न मत बदल सको, भले आप यूपी पीसीएस बिहार पीएससी के लेवल को मैच मत करो, पर एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दो ताकि जो तुक्के वाली संस्कृति है वो खत्म हो जाए और सिलेक्शन केवल उस बच्चे का हो जो पढ़ने वाला हो। खैर, फिलहाल आज का दिन और भी खास है। क्यों? क्योंकि आयोग ने अपनी आंसर शीट जारी कर दी और ये आयोग की पहली आंसर शीट है। अब पहली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं पिछले 3-4 वर्षों से एक परंपरा सी बनी आई हुई है कि आयोग की कोई भी सीट फाइनल नहीं होती पहली वाली। उस पहली सीट पे भी कई तरह की आपत्तियां होती हैं, कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं, तो आयोग फिर अपनी फाइनल सीट जारी करता है आंसर की। ठीक है, तो इसलिए अपन इसे अभी आयोग की पहली आंसर शीट ही मान रहे हैं। ठीक है, हो सकता है भविष्य में और भी सीट आए, फिर फाइनल आंसर शीट आए, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, तो फिलहाल आयोग की जो पहली आंसर की आई है साथियों, उस आंसर की में मेरे सामने जो सेट सी आपका आया था वो पेपर खुला हुआ है और उस सेट सी के अनुसार मैं आपको सारे उत्तर बताने वाला हूं, वो उत्तर जो आयोग ने उसके हिसाब से सही माने। क्लियर है? और इन सब की शुरुआत में करूं उससे पहले एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आयोग ने इन 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न को डिलीट कर दिया। जी हां, 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न को डिलीट किया हुआ है और बाकी 99 क्वेश्चंस के आंसर आयोग ने दिए हुए हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन था साथियों, मेरे सामने सेट सी खुला हुआ है जैसा मैंने बताया और मैं उसके आंसर बताने वाला हूं जो आयोग ने आपको दी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या गुजरात? तो साथियों, आयोग ने इसका करेक्ट आंसर बी मतलब उड़ीसा को माना है। मतलब उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार रखता है। ठीक है, चलिए, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में 4 ऑप्शन थे आपके पास, पंजाब, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। आयोग ने पश्चिम बंगाल को करेक्ट आंसर साथियों माना है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो अल्नीनो वाला क्वेश्चन था इसमें 4 ऑप्शन थे, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन था कि अल्नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर प्रकट होती है। दूसरा था अल्नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। तीसरा कथन था अल्नीनो घटना प्रतिवर्ष होती है और चौथा था अल्नीनो भारतीय मानसून को लानीनो भारतीय मानसून को मजबूती देता है। तो साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, अल्नीनो जो है वो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और ये जलधारा जो है वो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। ये बात सही है। और अल्नीनो का जो अपोजिट है, मतलब जो ठंडी जलधारा है, मतलब लानीनो जो है साथियों, ये भारतीय मानसून को मजबूती देती है। ये भी सही बात है, परंतु ये बिल्कुल सही नहीं है कि अल्नीनो की घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। बिल्कुल नहीं है साथियों, जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। अल्नीनो की घटना प्रतिवर्ष घटित नहीं होती, कभी कभी घटित होती है। होता क्या है, गर्म जलधारा है, पेरू के तट पर आ जाती है, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। तो जो लो प्रेशर बेल्ट भारत में क्रिएट हुआ था वैसा ही लो प्रेशर बेल्ट पेरू क्षेत्र में क्रिएट हो जाता है। तो जो मानसून था वो भारत ना आके वहां चले जाता है।
ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अगला क्वेश्चन था कावेरी, ताप्ती, नर्मदा और सोन। तो साथियों आयोग ने इसका आंसर सी माना है, मतलब नर्मदा। नर्मदा जो है साथियों ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में निम्न में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कौन सा चक्रवात आया था? यह क्वेश्चन था। अम्फान, तोते, मिचोंग और फानी, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों तोते। जी हां, क्वेश्चन नंबर 5 का आयोग ने करेक्ट आंसर बी माना है। बी, तोते जो है वो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू आयोग। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी किस राज्य में अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? तो साथियों त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। साथियों अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था। आयोग ने बी को करेक्ट आंसर माना है। साथियों 6 का आंसर बी है। मेरे सामने पेपर का जो सेट नंबर सी है वो ओपन है साथियों। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम में जमाइए। अब ये जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया गया। अब कई साथी हमारे ये नहीं समझ पा रहे कि भाई डिलीट क्यों किया गया है। अरे भैया डिलीट इसलिए किया गया है क्योंकि इंग्लिश का जो इसका ट्रांसलेशन था वो गलत था। ठीक है, अब हिंदी में बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, इंग्लिश में कुछ और पढ़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या हो गया है? डिलीट हो गया। मतलब ये जो पहाड़ियों का जो ऊंचाई का क्रम है इसमें परिवर्तन, इस क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पहाड़ियों के क्रम से संबंधित जो क्वेश्चन था जिसमें गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अन्नामुदी और पचमढ़ी था, इसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उन्हीं क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखने जा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने जा रहे हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए। जी हां, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखने जा रहे हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में लेट मी चेक ये प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा है या नहीं। मुझे थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। पहले तो मुझे भी क्लैरिटी से दिखे इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कहीं ये ना हो कि आपको धुंधला दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 था, एक तरफ नदियां थी और एक तरफ उसका उद्गम क्षेत्र था। ठीक है, कावेरी, साबरमती, ताप्ती और दामोदर, और दूसरी तरफ था उद्गम क्षेत्र सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, मेवाड़ और छोटा नागपुर का पठार। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आयोग ने सी माना है। सी मतलब कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, साबरमती का मेवाड़ पहाड़ी, ताप्ती का सतपुड़ा और दामोदर का छोटा नागपुर। क्या बातें क्लियर हो रही हैं साथियों? आप प्लीज साथ में नोट डाउन करते जाइए। मैंने क्या बोला? सी इसका करेक्ट आंसर है। 2 3 1 4 क्लियर है। मतलब कावेरी का ब्रह्मगिरी, साबरमती का मेवाड़, ताप्ती का सतपुड़ा और दामोदर का छोटा नागपुर का पठार। क्या बातें क्लियर है साथियों? नोवा क्वेश्चन, निम्न में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? 50% से अधिक कोयला निक्षेप का प्राप्त होता है साथियों। इसका आंसर आयोग ने सी दिया है। सी मतलब 3 और 4। 3 मतलब उड़ीसा, 4 मतलब छत्तीसगढ़। साथियों करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। साथियों 9 क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, 9th क्वेश्चन का आंसर आयोग ने बी दिया है। 1 और 3, 1 मतलब झारखंड, 3 मतलब उड़ीसा। आई एम सॉरी मैंने गलत देख लिया। 1 और 3 करेक्ट आंसर है साथियों। माफी चाहूंगा, 1 और 3 ठीक है, मतलब झारखंड और उड़ीसा। जी हां, झारखंड और उड़ीसा मतलब बी करेक्ट आंसर है 9th का। क्लियर है। अब आते हैं 10वें पे। 10वें का करेक्ट आंसर सी दिया है साथियों। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? दाल का उत्पादन करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो साथियों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश होने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश होने वाला है। चलिए अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था कि वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया?
राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया, किसको मनोनीत किया गया साथियों? गुलाम अली, इलैया राजा, सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह। तो साथियों 11वें का करेक्ट आंसर सी है, मतलब सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर दिया है आयोग ने। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों अर्जुन पुरस्कार से कौन सा पैरा केनो खिलाड़ी सम्मानित हुआ? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पुखराम बम सुशील चानू, प्राची यादव और शिवेंद्र सिंह। तो साथियों 12वें का करेक्ट आंसर आयोग ने सी दिया है, मतलब प्राची यादव। प्राची यादव को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आयोग ने डी दिया है, मतलब सारे ही कथन सही है भैया, सारे कथन सही है। ये मध्य प्रदेश में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है योजना। दूसरा, ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा, ये योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए थी। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 सारी बातें आयोग ने सही मानी है। डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अगला आपके सामने है साथियों, ये इंग्लिश वर्जन है। चलिए, निम्न में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबद्ध है? कालूराम बामनिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवती लाल राजपुरोहित और ओम प्रकाश शर्मा। तो साथियों 14वें का आंसर आयोग ने डी माना है, मतलब ओम प्रकाश शर्मा माच गायन शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन थे? साथियों प्राप्तकर्ता के बारे में प्रश्न आया। डेविड आर कॉक्स, ब्रेडली एफ्रॉन, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव और नॉन लेयर्ड। तो साथियों 15वें का आंसर सी है, मतलब कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। जी हां, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, मतलब सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आयोग द्वारा माना गया है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए साथियों। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव, डी मुकेश और डिंग लिरेन। तो साथियों 16वें का करेक्ट आंसर है सी, डी मुकेश। डी मुकेश जो है ये करेक्ट आंसर माना है आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो साथियों 17वें का आंसर आयोग ने बी माना है, मतलब जबलपुर। जबलपुर में ही है लम्हेटा गांव, जहां पर साथियों एक जियो पार्क स्थापित किया जाना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो साथियों इस 18वें का आंसर आयोग ने डी माना है, मतलब न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। जी हां, अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई? साथियों इसका करेक्ट आंसर आयोग ने सी माना है, मतलब उज्जैन। वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि जनवरी से मार्च 2020-24 में भारत और इंग्लैंड के बीच संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो साथियों 20वें का आंसर आयोग ने बी माना है, मतलब भारत 4-1 से, मतलब भारत जो है इस 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला को 4-1 से जीता था साथियों। ठीक है, तो भारत 4-1 से जीता था, यही कारण है आयोग ने बी को इसका करेक्ट आंसर माना है। क्लियर है साथियों? अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मैं बहुत स्पीड में आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं बिना आपका समय जाया करे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? इंदौर, उज्जैन, विदिशा, देवास। तो साथियों करेक्ट आंसर डी है, देवास से सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आयोग ने माना बी, मतलब उर्वरक उद्योग। जी हां, उर्वरक उद्योग में रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए ये हमारे 22 क्वेश्चन हो गए। 23वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो अनाजों में गेहूं का स्थान साथियों आयोग ने डी माना है, मतलब 23 का डी, मतलब मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे साथियों। 24 है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग
से हुई थी? तो साथियों 24 का आंसर आयोग ने डी दिया है, ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी साथियों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो साथियों 25वें का आंसर आयोग ने सी मतलब भोपाल को माना है। जी हां, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहां मानी है? भोपाल में मानी है। सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? साथियों इसका करेक्ट आंसर आयोग ने डी माना है, सरदार सरोवर परियोजना। जी, 26 का आंसर डी है, सरदार सरोवर परियोजना। क्या बात है, क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून की अरब शाखा, मानसून की बंगाल शाखा, लौटता मानसून या चक्रवात? तो साथियों आयोग ने 27वें का आंसर बी माना है, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। जी हां, 27वें का आंसर क्या है? बी है साथियों। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? बलुआ, चूना पत्थर, बेसाल्ट या नीस? तो साथियों 28 का करेक्ट आंसर आयोग ने सी मतलब बेसाल्ट माना, बेसाल्ट के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साथियों करेक्ट आंसर सी मतलब 1973। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? साथियों विंध्यन स्कार्पन का दक्षिणी भाग आयोग माना है सी मतलब भांडेर। भांडेर जो है विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ट्विटर के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो साथियों इमिटेशन गेम जो है वो द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा बी। ये जो क्वेश्चन है इसका हमारे अधिकांश साथी जो हैं वो उपर्युक्त सभी लगा के आए हैं, उपर्युक्त सभी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट इसका आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 33, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? तो इसका आंसर आयोग ने ए माना है, मतलब लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। जी हां, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों डी, लिंक्डइन। 34 का करेक्ट आंसर डी है। लिंक्डइन एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो एक व्यवसाय के क्षेत्र के व्यक्ति को दूसरे प्रोफेशंस के व्यक्ति से जुड़ने में मदद करती है। चलिए, डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो 35 का करेक्ट आंसर आयोग ने डी माना है, मतलब मशीन लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका करेक्ट आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, MPEG का अर्थ क्या है? साथियों आयोग ने इसका आंसर बी माना है, मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जी हां, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्लियर है? अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कमांड शेल, कर्नल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम और फाइल्स? तो 38 का आंसर आयोग ने बी माना है, मतलब कर्नेल। कर्नेल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो साथियों 39 का करेक्ट आंसर आयोग ने सी माना है, मतलब फिशिंग। फिशिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन, कुरेंटली क्या है? साथियों 40 का आंसर आयोग ने माना है ए, सर्च इंजन। कुरेंटली एक सर्च इंजन है साथियों। हम क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच गए हैं, बहुत जल्द हम क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचने के करीब हैं साथियों। देखते जाएं, आप टिक लगाते जाएं जो आयोग ने आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ? तो 41 का आंसर है बी, वॉशिंगटन DC USA 2008। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? साथियों आयोग ने इसका आंसर 42 का बी माना है, मतलब 25%। जी हां, 25% जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 25% इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43
53 साथियों, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ए, 18.6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाह्य ऋण का अनुपात 18.6% था साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो साथियों 44 का करेक्ट आंसर है सी, 2% मध्य प्रदेश में उपस्थित था भारत के सभी कारखानों का 2%। जी हां, 44 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 44 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब 2%, ठीक, 2%। साथियों अगला क्वेश्चन है 45, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किस लिए है? तो 45 का करेक्ट आंसर है बी, बी मतलब कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो साथियों करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है इसका बी होने वाला है। चलिए 46 की बात करें, समग्र शिक्षा अभियान निम्न में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है सी, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इस सब के मिलने से यह बना है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं साथियों? तो 47 का आंसर है बी, मतलब मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना से क्या है? कम है, ये हम पाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर साथियों हम देखने वाले हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, बालाघाट। तो करेक्ट आंसर है डी, बालाघाट। साथियों 49 नंबर का जो क्वेश्चन था जिसमें एक तरफ जिले दिए हुए थे, एक तरफ उत्पाद दिए गए थे, इसका करेक्ट आंसर है बी, बी मतलब अशोकनगर का चंदेरी साड़ी, खरगोन का महेश्वरी साड़ी, बुरहानपुर का केला और मंदसौर का लहसन। जी हां, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 3214 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की श्रेणियों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? इसका आंसर आयोग ने बी माना है, मतलब आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी 65 से 99 और अचीवर 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो आयोग ने इसका आंसर माना है बी, मतलब धार। धार में है साथियों, श्वेतांबर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? साथियों 52 का आंसर है डी, घाटी गांव इंदौर में नहीं है, घाटी गांव ग्वालियर में है, ये गलत था। 53, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या है? तो साथियों 53 का आंसर आयोग ने सी माना है, मतलब कुडगरिया, कुडगरिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। साथियों 54, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब ख्याल गायकी, ख्याल गायकी से संबंधित है शंकर राव पंडित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आयोग ने दिया है ए। 55 का करेक्ट आंसर है ए, मतलब 2134। 2 मतलब राजा मर्दन सिंह का भानपुर, राजा दौलत सिंह का नेमावर, राजा बखत वली का शाहगढ़ और मुराद अली का महू। ठीक है, मतलब 2134। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 55 का ए होने वाला है, 2134। मर्दन सिंह का भानपुर, दौलत सिंह का नेमावर, बखत वली का शाहगढ़ और मुराद अली का महू। साथियों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहां मिलता है? साथियों नर्मदा घाटी का साहित्यिक संदर्भ आयोग ने शतपथ ब्राह्मण को माना है। कहां मिलता है साथियों? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल को बराहमीर का जन्मस्थली कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं उज्जैन के कायथा को। तो करेक्ट आंसर 57 का बी माना है आयोग ने। साथियों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो साथियों इसमें 58 का डी गलत है। डी मतलब इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, ये गलत है, इसकी रचना भवभूति ने नहीं की थी। तो आयोग ने भी डी को ही करेक्ट आंसर माना है। 59, कोहबर क्या है?
तो साथियों 59 का आंसर है ए, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र जो है ये कोहबर है, ये आयोग ने ए माना है। 60 क्वेश्चन नंबर 60, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो 60 का आंसर है बी, बासुल कवि। साथियों 60 का आंसर आयोग ने बी माना है, बासुल कवि को माना है। चलिए साथियों, अभी ऐसी भी खबर आ रही है कि आयोग ने आंसर शीट को हटा दिया है। ठीक है, अब आयोग ने यदि आंसर शीट को हटा भी दिया है तो हमें पूरे आंसर तो एक बार देखने होंगे कि आयोग ने किस प्रश्न का क्या उत्तर माना। क्लियर? चलिए, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां पर है? 61 का आंसर आयोग ने माना बी, एलोरा। चलिए, किस वेद में सभा समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? साथियों आयोग ने इसका आंसर माना है सी, 62 का सी, अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? आयोग ने इसका आंसर माना है डी, त्रिष्टुभ मंत्र। जी हां, त्रिष्टुभ मंत्र आयोग ने इसका आंसर माना है। साथियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो ऑब्वियसली 64 का ए, ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो साथियों करेक्ट आंसर है 65 का डी, मतलब धारणा। धारणा को अंतरंग साधना कहा जाता है, ये आयोग ने भी माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे जाते हैं, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने बनाया? तो आयोग ने इसका आंसर माना सी, मतलब देवेंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो आयोग ने इसका आंसर माना है साथियों बी, मतलब असहयोग आंदोलन। के एम पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? साथियों 68 का आंसर आयोग ने माना है सी, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? तो आयोग ने इसका आंसर माना है बी, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। साथियों 17वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? तो आयोग ने इसका आंसर माना है बी, मतलब न्याय विभाग। न्याय विभाग से वो संबंधित हैं। साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आयोग ने जो माना है वो है ए, मतलब गोंड। आयोग ने गोंड माना है। ठीक है, पर अभी भी कई लोगों का और कई साथियों का और हमारा ये मानना है कि इसका आंसर कोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोल होना चाहिए, पर आयोग ने अपनी पहली आंसर शीट में गोंड माना है। चलिए 71 का ए। 72 क्वेश्चन है साथियों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो आयोग ने इसका आंसर माना सी, मतलब राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो आयोग ने इसका आंसर माना है बी, मतलब वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह। वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह। साथियों क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है? आयोग ने इसका आंसर बी, मतलब टांटिया भील को माना है। पर साथियों हमारे पास जो डेटा था उस हिसाब से इसका आंसर बिरसा मुंडा हमने बताया था, आयोग ने इसको टांटिया भील माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या का स्थापना वर्ष बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है डी, वान्या जो है वो 1980 में स्थापित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 साथियों, महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर 76 का होगा सी, मतलब भील। साथियों स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित हैं? तो 77 का आंसर है बी, मतलब भिलाला जनजाति। भिब्बा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो साथियों करेक्ट आंसर है 78 का बी, मतलब मंडला और डिंडोरी। साथियों स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो 79 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। और साथियों क्वेश्चन नंबर 80 की यदि बात करूं तो मांडवरा त्योहार डैश द्वारा मनाया जाता है? गोंड, बेगा, भारिया, सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 80 का करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। साथियों बस 5 मिनट और, साथियों 5 मिनट और हमारा पूरा सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको क्या बताया? ए, मतलब गोंड द्वारा मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? तो 81 का करेक्ट आंसर जो है साथियों वो
बी होने वाला है, मतलब मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन का केस। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों वो जो चुनाव आयोग वाला क्वेश्चन था उसमें आयोग ने करेक्ट आंसर 82 का साथियों ए को माना है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करेगा, ये गलत है, विधि आयोग नहीं करता है साथियों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन की आवश्यकता होगी, ये कब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूं साथियों, 84 बोलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहां है, तो 84 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब भोपाल। साथियों कथनों पर आपको विचार करना था, इसमें साथियों 85 में केवल ए सही है, जिसमें कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है कौन, महाधिवक्ता, ये गलत है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये गलत है साथियों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब केवल एक। क्वेश्चन नंबर 86 साथियों पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियां किस अनुसूची में है, तो 86 का करेक्ट आंसर है ए, मतलब 11वीं अनुसूची। साथियों क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करूं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, किसको करेगा, तो 88 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी किससे संबंधित थे, तो साथियों करेक्ट आंसर इसका होगा कि बी, मतलब प्रारूप समिति, के एम मुंशी जो है वो प्रारूप समिति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो 90 का करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब संघ का मंत्रिमंडल। साथियों अगला क्वेश्चन है 91, मनुष्यों के गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण कौन सा विकार होता है, तो साथियों 91 का करेक्ट आंसर है डाउन सिंड्रोम, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य के सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है डी, अन्नपूर्णा योजना इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है, तो करेक्ट आंसर है 93 का ए, मतलब खेसारी दाल साथियों। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया, तो 94 का करेक्ट आंसर है डी, मतलब 1974 में पारित किया। अगला क्वेश्चन है 95, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, तो 95 का है ए, मतलब कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 साथियों, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट्स द्वारा होता है, तो 96 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब अपघटक। अगला क्वेश्चन है 97 साथियों, क्वेश्चन नंबर 97, ये ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, तो 97 का करेक्ट आंसर है बी, मतलब डॉप्सन इकाई से। साथियों क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों करेक्ट आंसर है बी, मतलब 7 होती है संख्या साथियों। क्वेश्चन नंबर 99, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 99 का ए, 2013 में लॉन्च हुआ था साथियों। और आखिरी क्वेश्चन, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे साथियों, तो इसका आंसर आयोग ने डी माना है, मतलब PSLV C-37। तो साथियों यह है आयोग की आंसर शीट जो मेरे द्वारा सुनील श्रोती द्वारा KVS एकेडमी इंदौर के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए साझा की गई है। बाकी आयोग जो भी इसमें संशोधन करेगा, जो भी इसमें अमेंडमेंट करेगा, जो भी इसमें अपडेशन करेगा, हम आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।